दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 मार्च 2023। तो आज की पूरी बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में रामचरितमानस को लेकर के उठा विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ शिक्षा मंत्री ग्रंथ लेकर के सदन पहुंच रहे हैं तो फिर वही दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री सदन में जवाब देने के लिए खड़ा होते ही बिहार के विपक्ष में बैठी पार्टी कार्रवाई का विरोध करके वॉकआउट कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, उनके ही सरकार में सहयोगी पार्टी की तरफ से भी ये कहा जाता है कि सदन इन बातों पर चर्चा को लेकर के नहीं संचालित हो रही है। इस बीच अब इस मामले को लेकर के जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने एक बार फिर से प्रतिक्रिया जाहिर की है। जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि सदन लोकतंत्र का मंदिर होता है। इसके अंदर हम शपथ लेते हैं कि हम लोग जाति और धर्म से उठ करके काम करेंगे, लेकिन इसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं और फिर किसी जातीय सम्मेलन और फिर धार्मिक सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं तो फिर कई ऐसी बातें आ जाती है जिसे नहीं उठाना चाहिए। ऐसे सवाल महज एक दिमागी जहर होता है जिसे तुरंत दूर कर देना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष कश्यप के 4 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। जी हां, जिनमें कुल 42 लाख रुपए है। बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप के 4 बैंक खातों को फ्रीज किए हैं। इनमें 42 लाख रुपए की राशि है। जब बिहार पुलिस का कहना है कि इनके एसबीआई बैंक खाते में 3,37,496 रुपए हैं। आईडीएफसी बैंक खाते में 51,069 रुपए हैं। एचडीएफसी बैंक खाते में 3,37,463 रुपए हैं। इसके अलावा सच तक फाउंडेशन के एचडीएफसी बैंक के खाते में 34,85,909 रुपए जमा है। जब बिहार पुलिस ने ट्वीट करके कहा है कि तमिलनाडु में काम करने वाले लोगों को लेकर के भ्रामक वीडियो शेयर करने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई की है। इस मामले में मनीष कश्यप और युवराज सिंह राजपूत के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए वारंट प्राप्त जारी किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। यानी कि मनीष कश्यप को अब जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। मनीष कश्यप अब जेल जाएंगे क्योंकि पुलिस ने पूरा इंतजाम कर लिया है उनको जेल जाने का। दोस्तों अब बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। जब मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने भी बिना नाम लिए पीएम मोदी पर तंज कसा। भगवत मान ने कहा कि साहब कहते थे कि जब वो छोटे थे तो ट्रेन में चाय बेचते थे, अब उन्होंने रेल बेच दी, गेल बेच दिया, सब बेच दिया। सोशल मीडिया पर भगवत मान का ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। भगवत मान ने कहा है कि साहब अक्सर बड़ी बड़ी सभाओं में कहते रहते हैं कि जब मैं छोटा था तो फिर रेल के डिब्बों में चाय बेचा था, जब बेचता था, बड़े होकर के रेल के डब्बे को ही बेच दिया, जब भेल बेच दिया, एयरपोर्ट भी बेच दिया, LIC बेच दिया, सिर्फ थोड़ा सा मीडिया खरीदा और बाकी सब बेच दिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी कार्यालयों में देर से आने वाले सरकारी कर्मियों पर सख्ती बढ़ेगी। कार्य दिवस के दौरान निर्धारित समय से 1 घंटे के बाद उपस्थिति दर्ज कराने वाले पदाधिकारियों और फिर कर्मियों के आकस्मिक अवकाश की कटौती होगी। इसके साथ ही अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बायोमेट्रिक उपस्थिति को लेकर के समीक्षा बैठक में इस बात का निर्देश दिया है। यानी कि अब बिहार के जितने भी पदाधिकारी है, बिहार कार्यालय में काम करने वाले पदाधिकारी है, उनको अब सही समय पर अपना कार्यालय आना पड़ेगा, वरना फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, उनको इसकी सजा भुगतनी पड़ सकती है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। यहाँ के लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली है और सुहाना मौसम का मिजाज हो रहा है। बिहार में 2 दिन और बादल छाए रहने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश का मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। वहीं बिहार का अधिकतम तापमान भागलपुर में 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये कल के बारे में बात कर रहे हैं। और सबसे कम न्यूनतम तापमान पूसा में 15 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक बिहार में के मौसम के तापमान में कोई भी बदलाव नहीं देखा जाएगा, हालांकि उसके बाद बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले
24 घंटों में हवा की गति 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के सभी इलाकों में 17 मार्च तक बदलाव देखने को मिल रहा है। पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण में आज 17 और कल 18 मार्च को बारिश होने की संभावना है। वहीं पर 17 और 18 मार्च के बीच सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, अररिया, पटना, गया, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, नालंदा, बक्सर, कटिहार आदि में बारिश होने की संभावना है। वहीं पटना का मौसम आज सुहाना रहने वाला है। जहाँ आज दिन भर मौसम छाए रहेंगे, जहाँ दोपहर में बूंदाबांदी भी हो सकती है। जहाँ आज सूर्यास्त शाम 5:58 पर होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में बुधवार को हुए लड्डू कांड पर बिहार का सियासी पारा गरमाया हुआ है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक भाई वीरेंद्र ने इस मुद्दे पर तंज कसा है। उन्होंने गुरुवार को कहा है कि लेबरा को घी नहीं पैसता। जी, लालू परिवार को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद विधानसभा परिसर में आरजेडी ने लड्डू बांटे थे। विधानसभा के गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे बीजेपी विधायकों को जब आरजेडी एमएलए लड्डू खिलाने गए तो फिर धक्का मुक्की हो गई थी। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने गुरुवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि लेबरा को घी नहीं पचता है। जहाँ उनका ये बयान बुधवार को विधानसभा पाठकों में भाजपा विधायकों द्वारा लड्डू नहीं खाए जाने के संदर्भ में आया है। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने ये भी कहा कि लेबरा किसको कहते हैं ये वे नहीं जानते, मगर सुने हैं कि लेबरा को घी नहीं पचता है। आपको बता दूं कि लेबरा एक डॉग की प्रजाति है, यानी कि कुत्ते की प्रजाति है। दरअसल दिल्ली की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और फिर बेटी मीसा भारती को जमानत दी थी। इस खुशी में आरजेडी विधायकों ने विधानसभा में लड्डू बांटे। विपक्षी सदस्य बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान के निलंबन के विरोध में सदन का बहिष्कार करके विधानसभा के गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी आरजेडी विधायक केसरी यादव धरना दे रहे बीजेपी के सदस्यों को लड्डू खिलाने पहुंच गए। इस दौरान उनकी बीजेपी के विधायक से बहस हो गई और धक्का मुक्की की नौबत आ गई। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जदयू से इस्तीफा देने के बाद इन दिनों विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले हुए हैं। इसी कड़ी में लखीसराय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जम करके निशाना साधा है। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विरासत बचाओ नमन यात्रा है। हम उस विरासत की बात करने आए हैं जिस विरासत को आगे ले चलने का दायित्व बिहार के लोगों ने 2005 में बड़ी कुर्बानी देकर के बड़ा संघर्ष करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपा था। 2005 में नीतीश कुमार ने अपने हाथों में बिहार का दायित्व लिया था। इस दौरान उन्होंने इतना अच्छा कार्य अपने कार्यकाल के दौरान किया कि पूरा बिहार याद कर रहा था। 2005 के पहले बिहार कुशासन से परेशान था, लेकिन नीतीश कुमार ने इन हालातों को बदल दिया था। जब उनके कार्यकाल के दौरान बिहार में हर तरफ विकास हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार की राष्ट्रीय जनता दल के साथ डील हो गई है। जब से डील की चर्चा हुई है, हम लोग भी परेशान हो गए। नीतीश कुमार का बाद में जो फरमान आया था उससे स्पष्ट हो गया था कि डील क्या है। उन्होंने फरमान सुना दिया कि हम बिहार को 2005 से पहले जिन हाथों में सत्ता थी, हम उन्हीं हाथों में बिहार को सौंपने का काम करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। लैंड फॉर जॉब केस में तेजस्वी यादव की 25 मार्च को पेशी होगी, जब सीबीआई अभी गिरफ्तार नहीं करेगी। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत बिल्कुल नहीं मिली है, जहां उन्हें 25 मार्च को सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश होना पड़ेगा। हालांकि सीबीआई ने साफ कर दिया है कि उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए ही बुलाया जा रहा है, फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकार शराबियों का आधार कार्ड बनाने जा रही है। जब पहली बार शराब पी करके पकड़े जाने वालों का आधार नंबर रजिस्टर्ड होगा, ताकि दूसरी बार पकड़े जाने पर उसका आधार से रिकॉर्ड मिला लिया जाएगा। इसके बाद उस शख्स को 1 साल की सज़ा दी जाएगी। इसके लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के दफ्तरों में आधार ऑथेंटिकेशन मशीनें लगाई जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में 22-23 जून को G20 समूह की बैठक होगी। तैयारी में नीतीश सरकार जुट गई है। आपको बता दें कि बिहार में भी अब G20 की मेज़बानी करेगा। बिहार भी अब G20 की मेज़बानी करेगा। जब पटना में 22 और 23 जून को G20 समूह की बैठक होगी। इसके लिए सम्राट अशोक कन्वेंशन
केंद्र का चयन किया गया है। यह नीतीश सरकार इसकी तैयारियों में जुट गई है। यह कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को तैयारियों की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर एक बार फिर से सदन के अंदर घिरते हुए दिखे। जब पिछले 2 दिनों से मानस पाठ करने को लेकर के सदन के अंदर विपक्ष और सहयोगियों के निशाने पर रहे हैं, शिक्षा मंत्री की गुरुवार को सदन में सभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने क्लास लगा दी है। जी हाँ, शिक्षा के मसले पर गोलमोल उत्तर देने के कारण शिक्षा मंत्री विपक्षी दलों के अलावा अब अपनी ही पार्टी का विरोध सदन के अंदर झेलना पड़ रहा है। ऐसे में स्पीकर ने उनको साफ लहजे में कहा कि सदन के अंदर पूरी तैयारी के साथ आएं। आधा अधूरा काम करके आने से कोई फायदा नहीं होगा। अधिकारियों के साथ बैठक कीजिए और यहां सदस्यों के सवालों का पूरा से उत्तर दीजिए। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री शिक्षक नियुक्ति से जुड़े हुए मामले पर अपनी बातों को सदन के अंदर रख रहे थे। इस दौरान बिहार के अंदर शिक्षक की कमी को स्वीकारते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में शिक्षक की कमी है, इसको दूर करने को लेकर के नियुक्ति भी किया जा रहा है। इसके बाद स्पीकर ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा कि मंत्री जी, सदन का ये भावना है कि यदि बिहार के अंदर शिक्षक की कमी है तो फिर नियमानुसार शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। इसमें क्या समस्या है, उस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा बिहार के विश्वविद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति के सवाल पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस मामले में सदन में चर्चा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये मामला कोर्ट में है। जब कोई मामला कोर्ट में है तो फिर उस पर सदन में चर्चा उचित नहीं है। इस पर स्पीकर ने मंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि आप सदन में आने से पहले अपने वरीय अधिकारियों के साथ बैठक करके ये तय करें कि वे किस तरह से शिक्षकों की कमी को दूर करेगी। उसके बाद आप सदन के अंदर आइए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजनीति अक्सर चर्चा में रहती है। बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के आए दिन बयान सामने आते रहते हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 दलों के साथ मिलकर के सरकार बनाई है, एनडीए से नाता तोड़ने के बाद वे आरजेडी के साथ गए और सरकार चला रहे हैं। जब वे कई बार ये बयान दे चुके हैं कि तेजस्वी यादव को ही अब आगे काम करना है, उन्हीं को बढ़ाना है। इस बीच बीजेपी विधायक ने बड़ा दावा किया है, जहां इसके लिए एलआर फैक्टर यानी कि लालू राबड़ी का उदाहरण दिया है। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने बुधवार को एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि बिहार में 1997 वाला फॉर्मूला 2023 में दोहराया जाएगा। जब बताया है कि तब लालू यादव चारा घोटाले में जेल गए थे तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का सीएम बना दिया था। अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जेल जाएंगे तो फिर नीतीश को हटाकर के अपनी पत्नी राजश्री यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। पवन जायसवाल ने यह भी दावा कर दिया है कि इसके लिए पूरी प्लानिंग हो गई है। उन्होंने कहा कि सीबीआई की ओर से 3 बार समन जारी होने के बाद भी तेजस्वी यादव नहीं गए, या कोई ना कोई बहाना बनाते रहे हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का मामला बहुत गंभीर है। तेजस्वी यादव की मुश्किलें बहुत बढ़ सकती है, उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। इस पूरे मामले में आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर हमला बोला है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बेचैन है, परेशान है, डर है कि कहीं हार ना जाए, इसीलिए उनके नेता कुछ न कुछ बोल रहे हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में आरजेडी के नेताओं की ओर से लगातार बयान आ रहा था कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जाएगा। कितने विधायकों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि होली के बाद ही बना दिया जाएगा। इस बीच सीबीआई और फिर ईडी की एंट्री के बाद अब इस पर बयानबाजी शांत हो गई है। अब बीजेपी के इस नए बयान से बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब तक बिहार में अपराध और फिर भ्रष्टाचार वाली सरकार रहेगी तब तक कोई भी निवेश नहीं आएगा और न ही युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इसलिए आज हमने सदन से बहिष्कार किया है। सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि उद्योग के बारे में कोई नीति नहीं है। उद्योग नीति भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है। जो गति एनडीए सरकार में बड़ी थी वे ठहर गई है। बिहार में तरह तरह के जुल्म हो रहे हैं। जहाँ बिहार जंगल राज की ओर जा रहा है। बिहार में अब अपहरण, रंगदारी की मांग बढ़ती जा रही है। जहाँ सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा नया ट्रेंड शुरू हुआ है। पदाधिकारियों के माध्यम से व्यापारियों पर दबाव बनाया जाता है, रंगदारी वसूली की व्यवस्था बनाई जाती है। दोस्तों, बात करते हैं कि सदन में सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक लखेंद्र कुमार रोशन को निलंबन मुक्त कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी के सभी विधायक सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिना किसी गुनाह के लखेंद्र जी ने सजा पाली थी। उन्होंने कहा कि गुंजे धरती आसमान सिर्फ लखेंद्र पासवान
शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि ये अच्छी बात है कि विधानसभा अध्यक्ष ने लखेंद्र रोशन और बीजेपी विधायकों को सदन में वापस बुला लिया है। जब शाहनवाज हुसैन ने कहा, पुराने दिनों को याद ताज़ा करते हुए कहा कि लखेंद्र रोशन ने तो फिर कोई मर्यादा तोड़ी ही नहीं थी और कार्रवाई कर दी गई। विजय कुमार सिन्हा जब स्पीकर थे और उस समय जिन लोगों ने मर्यादा तोड़ी थी, यदि उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई करते तो फिर 12-14 लोग सदन से बाहर ही हो जाते। आपको बता दूं कि बीते मंगलवार को बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष में बैठे हुए लोगों ने यह आरोप लगाया है कि सत्ता में बैठे लोगों द्वारा गाली दी गई। इतना ही नहीं, प्रश्न कर रहे भाजपा विधायक लखेंद्र पासवान को जब कम समय दिया गया तो फिर उन्होंने सदन के अंदर माइक को तोड़ दी, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए। मामला काफी बढ़ गया और स्थिति इतनी खराब हो गई कि सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ गई। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में घुसखोर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि आए दिन घुसखोर और निगरानी के हत्थे चल रहे हैं। एक के बाद एक रिश्वतखोर पकड़े जा रहे हैं। मानो कि कसम खाली हो कि हम नहीं सुधरेंगे। जहां अभी वैशाली में 30,000 रुपये घूस लेते हुए बिजली विभाग के किराए को निगरानी ने दबोचा ही था कि एक और घूसखोर हत्थे चढ़ गया। सीतामढ़ी में विजिलेंस की टीम ने डीओ को 50,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ धर दबोचा। आश्चर्य की बात यह है कि ये कल ही सीतामढ़ी के डीओ बने थे और पदभार ग्रहण करते ही घूस लेने लग गए। सीतामढ़ी के डीओ संजय कुमार देव कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद कार्यालय में हरकंप मच गया। जंगल में आग की तरह ये बात फैल गई। लोगों के बीच इस बात की चर्चा थी कि संजय कुमार देव कन्हैया लाल बुधवार को ही सीतामढ़ी का डीओ बनाया गया था। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के तौर पर आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। पदभार ग्रहण करने के साथ ही वे घूस लेते हुए पकड़े गए। ये सीतामढ़ी डीओ को 50,000 रुपये रंगे हाथ घूस लेते हुए दबोचा गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सीबीआई से एक के बाद एक 3 समन मिलने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। इसके बाद हाईकोर्ट में सीबीआई के समन के खिलाफ तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि वह तेजस्वी यादव को इस महीने गिरफ्तार नहीं करेगी। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में तेजस्वी यादव की वकील ने कहा कि भोला यादव का मामला हमारे सामने है, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। तेजस्वी यादव के वकील ने कोर्ट में सीबीआई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पता नहीं कब ऊपर से सीबीआई के अधिकारी को फोन आ जाए और जांच अधिकारी गिरफ्तार कर ले। तेजस्वी यादव के वकील ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी लगातार बीमार चल रही है, ऐसे में उन्हें 5 अप्रैल तक का समय दिया जाए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार बोर्ड परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी 20 मार्च को 12वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। जी हां, बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के अधिकारी का कहना है कि कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया गया है। अब टॉपर की लिस्ट बनाने का काम चल रहा है। चयनित सभी टॉपरों को 18 मार्च को बोर्ड ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। इंटरव्यू 2 दिनों तक चलेगा। इसके बाद बोर्ड अपना रिजल्ट जारी कर देगा। बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र www.biharboardonline.biharboard.gov.in पर जाकर के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बिहार बोर्ड ने 12वीं की कॉपियों के मूल्यांकन के बाद कई सेंटर्स से टॉपर्स की कॉपियों को बोर्ड ऑफिस मंगवा लिया गया है। संभावित सभी 10 छात्रों की कॉपियों को फिर से जांचा जा रहा है। इसे 16-17 मार्च तक पूरा करना है। इसके बाद 18 मार्च से टॉपरों का इंटरव्यू शुरू हो सकती है। वह इंटरव्यू खत्म होने के बाद बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक रिजल्ट जारी करने की तारीखों को लेकर के कोई भी ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार बोर्ड की तरफ से रिजल्ट 20 मार्च तक जारी किया जाएगा। जब बिहार बोर्ड अगर इस बार भी मार्च में रिजल्ट जारी कर देता है तो फिर बिहार बोर्ड सबसे पहले रिजल्ट जारी करने वाला बोर्ड बन जाएगा। दोस्तों, आधार कार्ड यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। जी हाँ, अब अगर आप अपने आधार कार्ड में ऑनलाइन अपडेट करना चाहते हैं तो फिर ये काम बिल्कुल भी फ्री कर सकते हैं। जहाँ UIDAI ने देश के नागरिकों को फ्री में आधार में डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपडेट करने की सर्विस देने का फैसला किया है। इससे देश के करोड़ों की संख्या में आधार का इस्तेमाल करने वाले लोगों को फायदा होगा। जहाँ डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए UIDAI ने यह अहम फैसला किया है। UIDAI ने लोगों से कहा कि वह माई आधार पोर्टल पर जाकर के फ्री में डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने की सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सर्विस लोगों को 3 महीने के लिए मिलेगी। लोग 15 मार्च 2023 से लेकर के 14 जून 2023 तक इस
मुफ्त सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। आपको माई आधार पोर्टल पर जाकर के डॉक्यूमेंट अपडेट करने पर कोई भी फीस नहीं देनी होगी। हालांकि ऑनलाइन करने की जगह आधार सेंटर्स में जाकर के कराते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने के साथ 50 रुपये फीस देनी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शहरी क्षेत्र में मकान बनाने के लिए नगर निगम से नक्शा स्वीकृत कराने के लिए जो महीनों का चक्कर काटना पड़ता है वह अब दूर होने वाला है। नक्शा पास कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के साथ ही समय अवधि भी तैयार कर दी गई है। ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया अगले महीने से संभव है, लेकिन पास करने की समय अवधि नगर आयुक्त ने अभी से ही तय कर दी है। जी हाँ, मुजफ्फरपुर में अब हर हाल में आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 1 महीने के अंदर नक्शा को स्वीकृत कर दिया जाएगा। इसमें जिस स्तर पर लापरवाही बरती जाएगी कार्रवाई होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि सरकार और सिस्टम में रहकर ही अपने समाज का कल्याण और गरीबों का हक दिलवाया जा सकता है, इसलिए जरूरत है कि समाज के लोग एकजुट हो। इस समारोह को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि वीआईपी 9 साल के संघर्षों के बाद सरकार में शामिल हुई, लेकिन किसी के इशारे में नहीं चलने के कारण हमारे विधायक तोड़ लिए गए। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने लोगों से बच्चों को पढ़ाने और फिर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील करते हुए कहा है कि हमारे पूर्वज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं थे, जिस कारण बिहार में निषादों को अधिकार नहीं मिल सका है। उन्होंने कहा कि देश एक संविधान और एक कानून से चलता रहा है, लेकिन कई राज्यों में निषाद समाज को आरक्षण मिलता है, लेकिन बिहार, झारखंड, यूपी में निषाद को आरक्षण नहीं मिल रहा है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा है कि जिनकी नीयत और नीति सही नहीं होगी उनकी पार्टी कमजोर होगी। दोस्तों बात करेंगे कि जनसुराज पद यात्रा के दौरान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कह दी है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि 2 साल पहले तेजस्वी यादव जैसे आदमी ने झूठा वादा किया कि 10 लाख नौकरी देंगे, जबकि हम सबको मालूम है कि ये लोग बिहार को बर्बाद करने वाले लोग हैं। ये नौकरी नहीं देंगे, लेकिन उनके झूठे वादे की वजह से आज बिहार में 10 लाख नौकरी की बात हो रही है। आप भी पूछ रहे हैं कि नौकरी का वादा क्या था, नौकरी कब दोगे? प्रशांत किशोर ने कहा है कि आरजेडी के लोग भी ये कह रहे हैं कि हम 10,000 लोगों को सर्टिफिकेट देंगे। अब नेता झूठ बोल रहा है, ये सबको मालूम है, लेकिन बात मुद्दे की हो ये जरूरी है। चुनाव में बात होनी चाहिए रोजगार की, फसल के दामों की। यदि इन बातों की चर्चा नहीं होगी तो फिर बिहार की स्थिति कैसे सुधरेगी? इसके लिए ही जनसुराज का अभियान चला रहे हैं कि किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन वोट देना है शिक्षा पर, रोजगार पर और फिर फसल के मुद्दों पर, तभी बिहार की हालात सुधरेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने अपने पुस्तक लालू लीला के नाम से लालू परिवार की अवैध संपत्ति का खुलासा किया है। 2017 में प्रकाशित इस पुस्तक में लालू परिवार की अवैध संपत्ति का जिक्र है, जहां उस पुस्तक में लालू प्रसाद यादव और फिर उनके परिवार के लोगों के अलग अलग घोटाले में शामिल होने का जिक्र है। लालू लीला नाम से इस पुस्तक में जिन जिन बातों का जिक्र है, सीबीआई, आईटी और ईडी की तफ्तीश में भी वह चीजें सामने आ रही है। सुशील मोदी लगातार कहते आ रहे हैं कि अलग अलग मामलों में लालू परिवार और भ्रष्टाचार में संलिप्त है, लिहाजा उन्होंने एक पुस्तक लिख दी है। जहाँ इस पर सुशील मोदी ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए कहते हैं कि मैंने 2017 में 40 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लालू परिवार की अवैध संपत्ति का खुलासा किया था। उसके बाद वह सरकार चली गई, जहां उसके बाद एनडीए की सरकार बनी थी। हमने जिन कागजात के आधार पर खुलासा किया था उसमें बड़ी संख्या में वे कागजात ललन सिंह और फिर स्वर्गीय शरद यादव ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिए थे। जो कागजात ललन सिंह ने उपलब्ध कराए थे, उन्हीं सारी कागजातों के आधार पर हमने ये पुस्तक लिखी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लड्डू पर सियासत हो रही है। जहां अभी तक यहां जाति, धर्म, मंदिर और मस्जिद पर सियासत होती रही है, लेकिन अब बिहार की सियासत में लड्डू पर राजनीति हो रही है। यह सियासत के केंद्र में लड्डू है। दरअसल उधर एक तरफ लालू यादव के कुनबे को लैंड फॉर जॉब में जमानत मिली और इधर बिहार विधानसभा में बेचारे लड्डू की इज्जत तार तार हो गई। राजद के विधायक लालू यादव राबड़ी देवी और मीसा भारती के जमानत की खुशी में लड्डू बांटे जा रहे थे और बीजेपी के विधायक धरने पर बैठे थे। जहां बुधवार को लड्डू का थाल जैसे ही भाजपा के खेमे में उनके धरने के बीच पहुंचा तो भाजपा को ये नागवार गुजरा और लड्डू का थाल बिखर गया। बीजेपी और आरजेडी के विधायकों में जमकर तू मैं हुई और नौबत धक्का मुक्की तक पहुंच गई। बात यहां खत्म हो जाती तो फिर और बात थी, लेकिन लड्डू को अभी और सियासत देखना बाकी था। लेकिन राजद के एक ट्वीट ने इस मामले को और तुल दे दिया, जब पूरे दिन बिहार विधानसभा के अंदर लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा और मर्यादा का पर भाषण होता है, लेकिन
कथनी और फिर करनी, आदर्श और फिर यथार्थ में कोई भी मेल नहीं है। बिहार विधानसभा में गुरुवार को यही देखने को मिला। जनता के सवालों के बदले लड्डू की चर्चा होती रही। किस जानवर को पचता है और किसे नहीं, चर्चा कुत्ते से लेकर के गाय पर आ टिकी है। अब तू मैं ये हो रही है कि तू कुत्ता तो तू लेबरा। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने लड्डू प्रकरण पर अपने भड़ास भाजपा पर निकालते हुए कहा कि लेबरा को घी नहीं पचता और हम लोग बीजेपी वालों के लिए घी का लड्डू लेकर के आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पचा। दोस्तों बात करते हैं कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बताया है कि शहरों में लगने वाले होर्डिंग, बैनर, पोस्टर से अभी तक सरकार या फिर नगर निगम को कोई आमदनी नहीं होती थी। इसको देखते हुए बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली का नया कानून लाया है। इसके लिए हर तरह के विज्ञापन के लिए लाइसेंस शुल्क तय कर दिया गया है। नए कानून के बाद सरकार को करीब 500 करोड़ रुपए का राजस्व आएगा। तेजस्वी यादव ने बताया है कि कानून के तहत शहरों में जोन के हिसाब से विज्ञापन का शुल्क तय किया जाएगा। निजी मकान के साथ साथ गाड़ियों पर विज्ञापन करने वालों को भी अब शुल्क देना होगा। इसके साथ ही गलत और फिर भ्रामक विज्ञापनों पर भी नजर रखी जाएगी। नए कानून को समझने और लागू करने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां बिहार के अंदर जाति सूचक और फिर अश्लील गाना गाने वाले गायकों पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसको लेकर के पुलिस मुख्यालय की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें साफ तौर पर इस तरह के गानों पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है। इस बीच अब इस पूरे मामले को लेकर के आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस मसले को लेकर के विधान परिषद के अंदर भी भाजपा को घेरते हुए सवाल उठाया है। राजद एमएलसी ने परिषद के अंदर भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर के भाजपा को घेरते हुए कहा कि वे जो कुछ भी हो रहा है ये उचित नहीं है। भाजपा से जुड़े हुए लोग ही इस तरह की अश्लील गानों को गा रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि इसके बाद भाजपा ने विरोध जताया और सभापति के निर्देश के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन सदन के बाहर आते ही उन्होंने इस मसले पर फिर से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। राजद एमएलसी ने कहा कि भोजपुरी की जो मिठास है वह कोयल की बोली से भी कहीं ज़्यादा है। जब पूरे देश में 6 करोड़ से अधिक लोग भोजपुरी बोलते हैं, पूरे विश्व में इसकी पहचान बन रही है, इसके बाद भी इसमें अश्लीलता परोसता जा रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसी को लेकर के हमने सवाल उठाया था। इसके अलावा उन्होंने मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव पर भी सवाल उठाते हुए हमला बोला है। इसी कारण आज देश के युवा उनसे सीख करके इस तरीके का काम कर रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए हमने सवाल उठाया था। इसके साथ ही भोजपुरी में भी सेंसर बोर्ड बनाने की मांग उन्होंने करते हुए कहा है कि भोजपुरी गाने को मार्केट में लाने से पहले उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आम के पेड़ों में इस साल मंजर देखकर के किसानों में काफ़ी खुशी है, लेकिन कीट ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। जहां आम की डालियां मंजर से लदी पड़ी है, इस बार आए मंजर से किसानों को बेहतर पैदावार की उम्मीद है। मंजर को देखकर के किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। किसानों को लग रहा है कि मौसम अनुकूल रहा तो फिर पिछले साल की तुलना में आम की पैदावार अधिक होगी। वहीं किसानों को मंजर में लगने वाली कीटों ने परेशान कर दिया है। पिछले कुछ सालों में मंजर में कीट लगने एवं मौसम अनुकूल नहीं रहने से पैदावार में कमी होती रही है। हालांकि तापमान में बढ़ोतरी होने से मौसमी कीटों का प्रकोप बढ़ा है। मार्च के आते ही गर्मी का भी फसलों पर प्रकोप बढ़ गया है। गर्मी की वजह से फसलों में कीड़े लग रहे हैं, जो फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब पिछले कुछ सालों से आम के उत्पादन में कमी आई है। आम के पेड़ों में मंजर आने के बाद ही फलों की खरीदारी में जुट जाते हैं। मंजर देखकर ही पेड़ बागान की बोली लगाई जाती है। अधिकांश किसान मंजर आने के बाद ही अपने बागान बेच देते हैं, जहाँ इससे उन्हें अच्छा दाम भी मिल जाता है और फिर किसानों की जवाबदेही खत्म हो जाती है। लेकिन फसलों को नुकसान होने से खरीदारों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए आम के पेड़ की मंजर से देखभाल की बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कीटनाशक का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भले ही शराबबंदी हो, लेकिन शराब तस्कर अवैध शराब की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जब बिहार में प्रतिदिन कहीं न कहीं शराब बरामदगी की खबरें आती है, वैसे तस्कर शराब लाने के लिए नए नए पैतरे भी आजमाते हैं। जहाँ शराब तस्करों की तस्करी के नए तरीके देख करके पुलिस प्रशासन भी सख्ते में है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने ट्रेन में बुकिंग करा करके शराब मंगाने का भंडाफोड़ किया, तो फिर गोपालगंज में पुलिस ने एक ऐसे शराब तस्कर को पकड़ा जो पूरे शरीर में सेलो टेप लगा करके शराब की बोतल को चिपका करके रखा था। एसपी
डॉक्टर कुमार आशीष के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने बुधवार की रात्रि सघन तलाशी के दौरान न्यू दिल्ली बरौनी स्पेशल ट्रेन से बुकिंग किया हुआ सामान एक ठेले पर ले जाने वालों को रोका तो फिर एक व्यक्ति भागने लगा। जब पुलिस ने इस व्यक्ति को दौरा करके पकड़ लिया, जब सामान को खोला तो फिर सभी लोग हैरान हो गए। इस बुकिंग वाले सामान में 20 कार्टून अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। रेल पुलिस शराब कारोबारी गोविंद कुमार को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। शराब तस्कर मुजफ्फरपुर की ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के जुर्ना छपरा का रहने वाला बताया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे। इसका संचालन जीविका दीदी करेगी। लाइब्रेरी संचालन करने वाली जीविका दीदी को 6,000 रुपये मानदेय मिलेंगे। मंत्री ने कहा है कि बिहार ग्रामीण जीविका पोर्जन प्रोत्साहन समिति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बिहार के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में संकुल स्तर पर सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र की स्थापना की जा रही है। प्रश्नकर्ता ने जानना चाहे कि क्या लाइब्रेरियन की नियुक्ति पुस्तकालय के संचालन के लिए नहीं की जा सकती। इस पर मंत्री ने कहा है कि जीविका समूह से अगर कोई लाइब्रेरियन जुड़ी होगी तो उनका चयन किया जा सकता है, लेकिन उनको मानदेय मात्र 6,000 रुपये ही मिलेंगे। मानदेय कम होने के कारण ट्रेंड अभ्यर्थी इस पुस्तकालय में नहीं आना चाहती है, इसीलिए मैट्रिक पास वाले को ही लाइब्रेरी की देखरेख के लिए रखा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि मैं बिहार में पैदा हुआ हूं और बिहार की मिट्टी का जो कर्ज है मेरे ऊपर, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि जब हम बिहार से बाहर देश के दूसरे राज्यों में जाते हैं तो फिर लोग हमको बिहारी कह करके हमारा मजाक उड़ाते हैं। हम लोगों को बिहारी गंवार कह करके जलील किया जाता है। मेरी महत्वाकांक्षा ये है कि अपने जीवन काल में बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल करा सकूं और बिहारियों को बाहर जाकर के जलील नहीं होना पड़े। मीडिया से संवाद करने के दौरान प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद परिवार पर भ्रष्टाचार मामले में हो रही कार्रवाई के मामले में नीतीश कुमार के ऊपर तंज कसते हुए निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रतिक्रिया से खुश है या नहीं, ये बात उनसे ज्यादा अच्छी तरीके से कौन जान सकता है। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर जो सीबीआई का छापा पड़ा है, उस विषय पर वे ना तो पक्ष में बोल रहे हैं और न ही विपक्ष में। भ्रष्टाचार पर किए गए सवाल का जवाब देते हुए बताया है कि बिहार में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सबसे जरूरी है सामाजिक स्तर पर सही समय पर सही लोगों का चुनाव हो। एक उदाहरण देते हुए समझाया गया है कि यदि आप 500 रुपये लेकर के मुखिया चुनते हैं और फिर सोचते हैं कि वह आपका काम बिना कमीशन के करवा देगा तो ये मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। और अगर ये सब सिस्टमेटिक ढंग से ठीक करना है तो फिर हमें निचले स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है, ये कहना है प्रशांत किशोर का। दोस्तों बात करते हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की आहट जैसे जैसे सुनाई दे रही है, वैसे वैसे बिहार की सियासत कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रही है। खास करके बिहार का सीमांचल जो कि राजनीति का अखाड़ा बन गया है। जब पिछले कुछ महीनों में इस इलाकों में 2 बड़ी राजनीतिक रैलियां हुई है। पहली अमित शाह की रैली और दूसरी महागठबंधन की रैली। इन दोनों रैलियों ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया था। इस बीच AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी सीमांचल आ रहे हैं, जहाँ 18 और 19 मार्च को ओवैसी सीमांचल में पद यात्रा करेंगे। इस दौरान उनके निशाने पर जितना बीजेपी रहेगी उससे कहीं ज्यादा निशाने पर महागठबंधन खास करके राजद रहने वाले हैं, क्योंकि आरजेडी ने उनकी पार्टी के 4 विधायकों को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से AIMIM राजद से बेहद खफा है। माना जा रहा है कि ओवैसी सीमांचल में मुस्लिम मतदाताओं को ये समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि उनके वोट तो लिए जा रहे हैं लेकिन उन्हें उनका वाजिब हक नहीं मिल रहा है। यह बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं कि सीमांचल वो इलाका है जो मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ 4 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें फिलहाल 3 पर महागठबंधन का कब्जा है और 1 पर बीजेपी कब्जा जमाए हुए हैं। सीमांचल का महत्वपूर्ण इसी से समझा जा सकता है कि सीमांचल से ही पूरे बिहार में राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश तमाम दलों की तरफ से की जा रही है। अमित शाह भी जब सीमांचल के दौरे पर पहुंचे थे तब उन्होंने महागठबंधन की सरकार पर तुष्टिकरण के आरोप के साथ साथ अवैध
बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठा करके माहौल गरमाया था और हिंदू वोटरों को एकजुट करने की कोशिश की थी। पूरे बिहार में उनके भाषण को हिंदू वोटरों के ध्रुवीकरण की कोशिश मानी जा गई थी, जिसका आरोप महागठबंधन के नेताओं ने भी लगाया था। महागठबंधन ने भी सीमांचल में एक बड़ी रैली की और फिर कई मुद्दों पर उनके नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने भी AIMIM को बीजेपी की बी टीम बता करके निशाना साधा। इससे साफ है कि न सिर्फ महागठबंधन ने मुस्लिम वोटरों को बड़ा मैसेज देने की कोशिश की, बल्कि बताने की कोशिश की थी कि AIMIM के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। महागठबंधन को इस बात का एहसास है कि AIMIM से मुस्लिम वोटरों को दूर करना बेहद ज़रूरी है। यह इसकी बानगी 2020 के विधानसभा चुनाव में दिखी थी, जब AIMIM के 5 विधायक जीत करके आए थे, लेकिन बाद में उसके 4 विधायक राजद में शामिल हो गए। बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर यानी कि 18 और 19 मार्च को ओबीसी RJD से अपने विधायक तोड़े जाने का हिसाब तो मांगेगी ही, जो अपनी जमीन भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अब उनके आने के बाद किसको फायदा मिलेगा और किसको झटका लगेगा, ये तो फिर दिलचस्प होगा, देखने वाली बात होगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।